वेलकम टू बीसीसी नॉलेज हब। मेरा नाम सुयश कठाड़े है और हम आज सूक्ष्मजीव और कोरोना वायरस की सामान्य और वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आज सभी के मन में एक ही सवाल है कि सूक्ष्मजीव और मानव मित्र या शत्रु। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सूक्ष्मजीव होते हैं, वो अच्छे नहीं होते या उनसे सिर्फ हमें बीमारियां ही होते हैं। तो ये मानना कैसे हमारा गलत है, ये मैं आगे कुछ मिनटों में आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये भी हम इसी दौरान देखेंगे। सूक्ष्मजीव शास्त्र। सूक्ष्मजीवों का अध्ययन करना माने सूक्ष्मजीव शास्त्र कहा जाता है। पृथ्वी पर 10 पर अनेक जीरो इतने सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। ये हाईली डाइवर्स होते हैं, बहुत व्यापक रूप से विविध होते हैं। इसके लगभग 10 ट्रिलियन जाति पाए जाते हैं। इसका सिर्फ 0.001% ही सूक्ष्मजीव हमने अभी तक खोजे हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि अभी 99.99% सूक्ष्मजीव खोजना बाकी है। ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं अति सूक्ष्म मीन्स आंखों से, ह्यूमन आइज से इसे नहीं देखा जा सकता। जो सूक्ष्म जीव होते हैं कितने छोटे होते हैं, कितने सूक्ष्म होते हैं, तो ये लगभग 10 नैनोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होते हैं। जिसमें जीवाणु जो होते हैं वो कुछ माइक्रोमीटर से लेके कुछ माइक्रोमीटर तक होते हैं और विषाणु कुछ नैनोमीटर से लेके कुछ नैनोमीटर तक होते हैं। जिसमें देखा जाए तो जो आरबीसीज है या डब्ल्यूबीसीज है, अमीबा है या कुछ रॉड शेप कोकाई शेप बैक्टीरिया है, ये लाइट माइक्रोस्कोप की रेंज में आते हैं, जिसे हम लाइट माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। और जो वायरसेस, जो विषाणु होते हैं या कुछ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जो जीवाणु होते हैं और कुछ अलग जाति के विषाणु होते हैं, उन्हें एक स्पेसिफिक सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है। यहाँ हम देखेंगे ये जो नैनोमीटर और माइक्रोमीटर है वो एक्चुअल में कितना होता है। ये स्केल सभी को पता है और इस स्केल में जो सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये दो स्केल होते हैं। और मिलीमीटर का जो हजारवा हिस्सा होता है उसे कहते हैं माइक्रोमीटर, और माइक्रोमीटर का जो हजारवा हिस्सा होता है उसे कहते हैं नैनोमीटर। सजीवों के प्रकार ये मूल 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया जिसे जीवाणु कहा जाता है, फंजाई जिसे कवक कहा जाता है, अलगी मीन्स शैवाल, प्रोटोजोआ और वायरसेस जिसे विषाणु कहा जाता है। इसके प्रकार जो है वो डिटेल में हम आगे देखेंगे। जीवाणु जो होते हैं वो 0.1 से लेके 2 माइक्रोन तक उसका साइज होता है। ये विभिन्न आकार के होते हैं, जैसे कोकस, बैसिलस, स्पाइरोचेट्स, ऐसे ये 3 इसके मुख्य प्रकार हैं। ये सर्वत्र प्रेजेंट होते हैं, सर्वत्र मौजूद होते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी का मुख, बर्फ, अल्कलाइन एसिडिक वाटर, समंदर, रेगिस्तान जैसे एक्सट्रीम जगह पर भी ये मौजूद होते हैं। फंजाई मूल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें मोल्ड और ईस्ट और मशरूम, ये 3 प्रकार हैं। मोल्ड और मशरूम जो है वो मल्टीसेलुलर होते हैं, अनेक पेशीय होते हैं, और ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक पेशीय होते हैं। ये जो ईस्ट होता है ये कई जगह हम यूज़ होता है इसका, जैसे कि ब्रेड बनाने में इसका यूज़ होता है और फर्मेंटेशन प्रोसेस में, कई तरह के फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी यूज़ होता है। मशरूम जो होता है वो नमी के जगह पे जब बारिश का मौसम होता है तब ये पाया जाता है, और ये हाईली न्यूट्रिशियस भी होता है जिसे हम खाते भी हैं। एल्गी जिसे शैवाल कहा जाता है, ऐसा माना गया है कि जो एल्गी है, जो शैवाल है, वो पृथ्वी का टोटल ऑक्सीजन का 70% ऑक्सीजन जो है वो शैवाल बनाता है। शैवाल जो है वो फोटोसिंथेटिक भी होता है, जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्रोसेस वो भी करता है, जो खुद का
खाना खुद बनाता है और प्राण वायु बनाता है, जो ऑक्सीजन का मैंने अभी आपको बताया है। प्रोटोजोआ का और हमारा जो है वो ज़्यादा संबंध नहीं आता है, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं आता है, लेकिन ज़्यादातर इसके जो स्पीशीज़ है, जो जाति है, वो यूनिसेलुलर माने एक पेशीय होते हैं। ये मुक्त और पैरासाइट भी होते हैं। ये जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर और लाइव ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको खाते हैं। वायरसेस क्या होता है? कोरोना वायरस की वजह से सब लोग इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वायरसेस होता क्या है। तो वायरसेस जो है वो परजीवी होता है, पैरासाइट होता है, जो कि किसी भी लाइव होस्ट में इन्फेक्ट करके उसकी रेप्लिकेशन मैकेनिज्म जो है, मशीनरीज जो है वो इस्तेमाल करके वो खुद रेप्लिकेट होता है और वो जो लाइव सेल है उसे इन्फेक्ट करके डेड करता है। इसकी खुद की रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म ना होने का कारण इसका साइज भी है, क्योंकि ये अति सूक्ष्म साइज के होते हैं, कुछ नैनोमीटर के ही होते हैं। वायरसेस के विभिन्न आकार होते हैं और प्रकार भी होते हैं, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि बैक्टीरियोफाज वायरस, एडिनो वायरस, HIV वायरस, ये जो वायरसेस है इसके स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अलग अलग है। इसमें बेसिक क्या होता है कि ये समझो ये कोरोना वायरस का एक स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन की कैप्सिड्स है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है जहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, उसके ऊपर भी एक प्रोटीन्स के कैप्शंस है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जो है इसे बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। जो सारे वायरसेस होते हैं, ये जो वायरसेस होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक माने कुछ वायरसेस होते हैं जो सिर्फ प्लांट को ही इन्फेक्ट करते हैं, जैसे टोबैको मोजाइक वायरस, जो कि तंबाकू के जो प्लांट होते हैं उसी को इन्फेक्ट करता है। जैसे कि एनिमल स्पेसिफिक वायरस से होते हैं, इंसेक्ट स्पेसिफिक वायरस होते हैं, और ह्यूमन स्पेसिफिक वायरस भी होते हैं, जो कि वो दूसरे स्पीशीज को या दूसरों को इन्फेक्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं जो वो इन्फेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि ये जो कोरोना वायरस है वो बैट में से ह्यूमन में आया है, तो ये जो प्रकार है वो 1000 में से एक दफ़ा ही हो सकता है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1000:1 है। सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी पर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर सूक्ष्म जीव पाए नहीं जाते हैं। गहरे पानी के भीतर 34,000 फीट तक, जमीन के नीचे 50,000 फीट तक, आकाश में 41 किलोमीटर तक, मानव और पशुओं के शरीर में और वनस्पतियों में भी पाए जाते हैं, जिसे एंडोफाइट्स भी कहते हैं। ये महाराष्ट्र का एक लुनार सरोवर है, जो कि उल्का गिरने से तैयार हुआ है, और इसमें हाई सैलिनिटी होने के बावजूद भी इसमें कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, और ये काफ़ी अभी सुर्खियों में भी है, क्योंकि इसका जो कुछ बैक्टीरिया के कारण, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण इसका पानी जो है वो पिंक कलर में बदल गया है। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ देखा जाए तो सबसे पहले पृथ्वी पर 350 करोड़ साल पहले सूक्ष्म जीव ही पाए गए थे, और उसके बाद कई साल बाद 25 लाख साल पहले ह्यूमंस मानव की उत्पत्ति हुई थी। तो इवोल्यूशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है। सूक्ष्म जीवों का हमारे निजी जीवन में भी काफ़ी महत्व है। जैसे कि डेली लाइफ में हम जो फर्मेंटेड फूड खाते हैं, जिसमें इडली, डोसा, वड़ा, ढोकला जैसे अन्य कई पदार्थ होते हैं, या दूध से जो दही बनता है उसमें भी लैक्टोबैसिलस नामक कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। और इन ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो फूड है वो काफ़ी पचने में हल्का, डाइजेशन के लिए हल्का, और कुछ मूल्यों की उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, जैसे विटामिन्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का खेती में भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है।
1 ग्राम मिट्टी में लगभग 10,000 स्पीशीज भी पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, और ये लगभग पॉपुलेशन जो होती है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन से कई ज़्यादा की है। न केवल मिट्टी में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बल्कि रूट्स में, स्टेम में, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट में भी एंडोफाइट के नाम पे ये जाने जाते हैं। और जो है वो ना केवल पाए जाते हैं, बल्कि ये प्लांट प्रोमोटिंग बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि कोई बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजन को सोल्यूबलाइज करते हैं, या फॉस्फेट को अवेलेबल करते हैं प्लांट के लिए, या पोटैश सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कई अन्य प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को भी सोल्यूबलाइज करने का ये काम करते हैं। मिट्टी की डाइवर्सिटी जो होती है सूक्ष्मजीवों की, उससे भी मिट्टी की क्वालिटी को भी जाना जाता है। और जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो न केवल न्यूट्रिएंट्स अवेल करते हैं, बल्कि ये पेड़ों को सुरक्षित भी रखते हैं। जैसे कि कोई पैरासाइट्स है, उससे ये पेड़ों को दूर रखते हैं। जैसे इसमें बायो फर्टिलाइज़र, फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में काम करते हैं। जैसे ट्राइकोडर्मा जो है वो फंजीसाइड का काम करता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो रोल है वो कैटल्स में भी बहुत अहम है। जो कैटल का प्रोसेस है, मिल्क प्रोडक्शन प्रोसेस, उसमें ये इनका बहुत अहम रोल है। जैसे कैटल सेलुलोज खाती है, मेनली ग्रासेस खाते हैं, उसमें शुगर की तौर पे सेलुलोज होता है, जिससे कैटल को सेलुलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है, ग्लूकोज से मिल्क में वो कन्वर्ट करती है। तो इनमें ये मैकेनिज्म नहीं होता इनकी बॉडी में कि वो सेलुलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर पाए। तो जो सेलुलेज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेलुलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके देते हैं, जिससे कैटल जो है वो मिल्क प्रोड्यूस कर पाती है। यहाँ पे ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो सूक्ष्मजीव के द्वारा ही बनते हैं, सूक्ष्मजीव ही बनाते हैं उसे। और आजकल जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण कई तरह के हार्मोन्स, विटामिन्स, इंसुलिन और अन्य कई प्रोडक्ट जो है वो सूक्ष्मजीव के द्वारा ही बनाए जाते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में एक प्रोसेस होती है जिसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसमें लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके जो गंदा पानी होता है उसे साफ़ करने की प्रोसेस की जाती है, जिसमें इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वाटर भी होता है, उसे भी हम इसी प्रोसेस से ट्रीट कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेशन और बायो रिमीडिएशन में जो है वो किसी पदार्थ का, ऑर्गेनिक वेस्ट का विघटन करके उसको रूपांतर करना, ये जो प्रोसेस होती है उसे बायो रिमीडिएशन भी कहा जाता है। जैसे ऑयल स्पिल जो होता है समंदर में, वो जो बड़े बड़े जहाज़ों से ऑयल स्पिल हो जाता है समंदरों में, उसे भी ट्रीट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही यूज़ होता है। बायोगैस प्लांट सभी को पता है, जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट होता है और उसे जो ट्रीटमेंट मिलती है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण मिलती है, जिसे मिथेनोजन बैक्टीरिया भी कहा जाता है। और ये जो मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं वो ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और ये मीथेन गैस जो है वो कुकिंग पर्पस या इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ हो जाती है। बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी है वो देश विदेश में संशोधन का केंद्र बिंदु बन चुकी है। हमारे भी देश में काफ़ी इस पे रिसर्च हो रहा है, और कुछ सूक्ष्म जीवों की मदद से फर्मेंटेशन के प्रोसेस को यूज़ करके बायोडीजल, इथेनॉल, मिथेनॉल, एल्गल ऑयल जैसे काफ़ी फ्यूल इससे बनाए जाते हैं। और हमारे देश में हाल ही में एक विमान का परीक्षण भी जत्रोपा ऑयल से किया जा चुका है। तो ये जो फ्यूल है वो काफ़ी सेफ भी माना जाता है, जिसे ग्रीन फ्यूल भी कहते हैं। अब तक हमने इंट्रोडक्शन देखा,
लेकिन अभी हम क्लाइमैक्स की ओर जा रहे हैं इस वीडियो के, जिसमें हम जीवाणु से संबंधित कुछ बीमारियां देखने वाले हैं। और जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें विजिबल ऑर्गन्स के साथ साथ इनविजिबल बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जिससे हमारी कंप्लीट बॉडी बनती है। हमारी बॉडी में जितने सेल हैं, उससे कई ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं बॉडी में। अगर हमारे बॉडी के 23,000 जीन्स है, फंक्शंस है, हमारे खुद के 23,000 फंक्शंस है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 90 लाख जीन्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, 90 लाख फंक्शंस उनके होते हैं। और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर संख्या हमारे बॉडी में, या डाइवर्सिटी अगर कम ज़्यादा हो जाए, जिसे डिसबायोसिस भी कहते हैं, अगर हो जाए तो कई तरह की बीमारियां, जैसे दिल की बीमारी जिसे हार्ट अटैक, हार्ट रिलेटेड डिसीजेस भी कहते हैं, मधुमेह जिसे डायबिटीज़ कहते हैं, मानसिक स्थिति डिप्रेशन में आ जाना, आंत में सूजन मीन्स इंटेस्टाइन स्वेल हो जाना, मोटापा जिसे ओबेसिटी कहते हैं। और हम अभी एक एग्जांपल लेंगे कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिसबायोसिस से कुछ डिसीजेस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो जाते हैं। कैन माइक्रोज मेक यू फैट? तो इसमें एक स्टडी दी गई है जिसमें ओबेस ट्विन और लीन ट्विन, जिससे जो माइक्रोबायोम होता है, जो गट माइक्रोबायोटा होता है, वो ट्रांसफ़र किया है एक रेसिपिएंट माइस में। और उसमें ऐसे पाया गया है कि जो ओबेस पर्सन से जो माइक्रोबायोटा था, ओबेस माइक्रोबायोटा, जब वो ट्रांसफ़र होता है तो जो माइस भी होता है वो ओबेस हो गया था। और जो लीन माइक्रोबायोटा था, वो जब ट्रांसफ़र किया गया माइस में, तभी वो जो माइस था वो लीन ही रहा था। तो ये जो स्टडी थी, ये यही प्रूव करती है कि जो गट माइक्रोबायोटा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कई तरह के डिसीजेस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से। अब तक हमने गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे, जो एप्लीकेशंस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, कैसे हमारे लिए अच्छे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हमने देखा। और अभी हम सूक्ष्मजीवों से जुड़े हुए कुछ बीमारियां देखने जा रहे हैं, जिसमें कुल सूक्ष्मजीवों के सिर्फ 5% सूक्ष्मजीव होते हैं, जो 5% सूक्ष्मजीव होते हैं, वही सिर्फ डिसीज कॉजिंग होते हैं, जिससे हमें बीमारियां होती हैं। जिससे जीवाणु से जो संक्रमित रोग होते हैं, जैसे टीबी जो होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होते हैं, कॉलरा है, टाइफाइड, प्लेग जैसी बीमारियां जीवाणु से होती है। जैसे विषाणु से एड्स, फ्लू, रेबीज, पोलियो, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां होती है। और प्रोटोजोआ से मलेरिया, अमीबिक डिसेंट्री जैसी बीमारियां होती है। और कवक से जो फंगस है, उसमें अलग अलग प्रकार के जो त्वचा रोग होते हैं, स्किन डिसीजेस होते हैं, वो सारे फंगस की वजह से होते हैं। हम आज फ्लू की बात करेंगे, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है, ये भी एक फ्लू का ही टाइप है। इसमें हमारे इंडिया में कई बार सेम प्रकार का फ्लू आ चुका है, जो वायरल फ्लू होता है, जिसमें 1918 में सबसे ज़्यादा 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी इसी फ्लू से, वायरल फ्लू से। और तब हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन थी, जो लोक संख्या थी, वो 30 करोड़ थी सिर्फ, उसमें से भी 5 करोड़ लोगों की यहाँ पे मौत हो गई थी। कोरोना वायरस ये माना गया है कि चमगादड़ से मानव में आया है। हमने अभी देखा कि वायरस जो होता है होस्ट स्पेसिफिक भी होते हैं, जैसे कि बर्ड स्पेसिफिक और ह्यूमन स्पेसिफिक। तो ये जो चमगादड़ से मानव में आने की प्रक्रिया है, ये 1000 में से एक दफ़ा होती है, जिसे 1000:1 होती है। और ये भी एक फ्लू का ही प्रकार है। और मानव में इसकी प्रतिकारक क्षमता न होने के कारण, क्योंकि मानव को ये इन्फेक्ट इससे पहले ना नहीं हुआ है, तो इसमें जो एंटीबॉडीज़ ह्यूमन में प्रोड्यूस होती है वो नहीं है कहीं ना कहीं। और तेज़ी से ये फैल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो आवरणी प्रोटीन्स है, जो आवरण में जो प्रोटीन्स है, वो आउटसाइड द होस्ट भी ये कुछ देर के लिए लाइव रह रहे हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है।
ये जो कोरोना वायरस इतना फैल रहा है उसकी क्या वजह हो सकती है, जैसे कि सामाजिकरण, जनसंख्या वृद्धि, जंगल काटना, तेजी से यात्रा, ये सारी इसकी वजह हो सकती है। जैसे कि इससे पहले भी कई जगह पे कोरोना वायरस जैसे कई वायरस की जो इन्फेक्शन या स्प्रेड भी होता होगा, लेकिन वो एक प्रांत से दूसरे प्रांत में इतना जल्दी ना आता होगा या उसी प्रांत में वो सीमित रहता होगा, क्योंकि अभी जो यात्रा है वो कुल बहुत सारे मीलों का फासला जो है वो कई मिनटों में, कुछ मिनटों में हम पार कर सक रहे हैं। ये भी एक इसके स्प्रेड की वजह हो सकती है। आगे क्या होगा मीन्स ये तो कोरोना वायरस कहीं ना कहीं कभी ना कभी एज यूजुअल ये हमारे लाइफ से चले ही जाएगा। इसे कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन आगे क्या होगा मीन्स ऐसा नहीं है कि ये अगर चला जाए तो कुछ सालों में इसमें दूसरा कोई वायरस ना नहीं आ सकता या कोरोना जैसी कोई अलग बीमारी नहीं आ सकती। ये मानव और प्रकृति का जो नेचर का संघर्ष है वो चलते ही जाएगा। नीड रिसर्च ऑन करंट एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स। ऐसे कई सालों से लोगों की धारणा हो चुकी थी कि जो रिसर्च है वो आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में अगर उसका कोई यूज़ होता है तो वो सही है, या तो अगर उसके लिए अगर आउटकम उसका 10 इयर्स के बाद आएगा तो वो उतना सही नहीं है। तो ये जो धारणा है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस पैंडमिक में। कोरोना वायरस के इतने स्प्रेड की वजह वजह ये भी हो सकती है। और हमें करंट के साथ साथ फ्यूचर पर्सपेक्टिव रिसर्च भी करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आगे इन फ्यूचर आ सकते हैं उसका एक डेटाबेस के साथ अगर काम किया जाए, उसका एक बेसिक रिसर्च अगर किया जाए तो उसके साथ साथ हम जब भी वो बीमारी आएगी तो उसका एंटीडोट निकालने में हमें आसानी हो जाएगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए BCC नॉलेज हब। थैंक यू सो मच।